बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी फैज़ाबाद धरना केस। और ये फैज़ाबाद धरना केस क्या है, और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि ये इस रिसेंट टाइम पे जो है वो चर्चे के अंदर है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे ये केस क्या है, थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री को जानेंगे, ठीक है। और साथ में केस की हेयरिंग्स जो हुई हैं उनको के मुतालिक थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, केस का जो आउटकम है उसे जानेंगे, और केस की जो इंपॉर्टेंस है उसे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब बेसिकली आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस क्या है कि भाई जो 2017 के अंदर जो है टीएलपी की तरफ से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से एक धरना दिया गया था, उससे रिलेटेड ये केस है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि स्टेट वर्सेस जुडिशरी है। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, उनमें से एक केस ये माना जा रहा है कि भाई ये केस भी इन फ्यूचर जो है वो अपने आप को शो करेगा और दिखाएगा। तो अब देखते हैं क्या है। बेसिकली इसके अंदर आप देखिए, यहां पे ये जो आपको एक पिक्चर देखने को मिल रही है, ये वो पिक्चर है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मैं भी ये केस बहुत ज्यादा नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उछाला जा रहा है कि भाई इसके अंदर आप देखें एक फौज की वर्दी के अंदर जो है एक हमारे जो साहब हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं जी, वो चेक बांट रहे हैं पैसों के, हजार रुपया दे रहे हैं कि भाई जो धरने वाले हैं वापस जा सके। तो सवाल ये है कि इनकी नतीजे के तौर पे जो है वो 20 दिन तक धरना रहा, सब कुछ रहा, स्टेट पूरी की पूरी मफलूज रही, ठीक है जी। 20 दिन तक जो है वो इस्लामाबाद पिंडी बंद रहा। तो फिर ऐसे में एक इदारे का हेड जो है, या एक इदारे का इतने आला लेवल का एक शख्स जो है वो क्यों इनको पैसे दे रहा है, ये क्वेश्चन है, जिस वजह से ये सारा केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। दूसरी साइड पे आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो है वो टीएलपी के खादिम रिजवी साहब मरहूम है, ठीक है, जो जिन्होंने धरना दिया था, और जो काफी ज्यादा जो है वो अपनी नामूस रिसालत के लिए फेमस है कि भाई वो नामूस रिसालत के लिए जो है उन्होंने पूरी पार्टी बनाई हुई है, और इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि भाई जो इदारे हैं उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, और इदारों का क्या रोल रहा, और जो वर्डिक्ट आया उसके हवाले से हम बात करते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनली इसका फैसला हुआ है वो 2019 के अंदर एक फैसला हो चुका है, लेकिन अब ये रिव्यू पिटिशंस जैसे जैसे चल रही हैं तो उसके नीचे के तौर पर ये मामला जो है वो आगे जा रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या मामला है। अब सबसे पहले अगर आप इस केस को नाम देंगे तो आप इसको नाम दे सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल राइट्स का है, और उस टाइम पे जब सो मोटो 2019 के अंदर लिया गया था इसके ऊपर, तो ये कहा गया था कि भाई ये जो अवाम है, जो पिंडी इस्लामाबाद की अवाम है, जिसको 20 दिन तकलीफ हुई, एक बच्चा जो है एम्बुलेंस का रास्ता रोका गया, खास करके फाइजा साहब ने से कोर्ट भी किया अपने जजमेंट के अंदर, 2019 का जो फैसला उनका है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कोर्ट किया कि भाई बच्चा जो है मरा है, उसकी मौत किस तरह से हुई है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये स्टेट है या ये जो इदारे हैं ये हैं जिन्होंने जो है वो इनको यहां बैठने दिया। तो इस तरह की चीजें हमने देखी हैं। तो ये स्टेट वर्सेस जुडिशरी आप ये कह सकते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी कहेंगे तो ज्यादा आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आएगी। क्योंकि यहां पे जो ब्लेम गेम है, जो इल्जाम दिया जा रहा है बेसिकली वो इदारों को, या खास करके बिहाइंड द सीन जो एलिमेंट्स हैं, आपको पता है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको जो है यहां पे टारगेट किया जा रहा है। 43 पेजेस की जो रिपोर्ट है जो 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी उसमें। तो अब ये देखिए, अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि 2019 के काजी फायज ईसा साहब और 2024 के काजी फायज ईसा साहब में जमीन आसमान का फर्क है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है। अब 2019 के काजी फायज ईसा साहब जो है अल्टीमेटली वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, तो उस टाइम पे ये केस वो सामने लेके आए, और उन्होंने कहा था कि भाई आप इसके ऊपर, ये जो फैसला दिया था कि भाई इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करें ताकि बाद में मुस्तकबिल में ऐसे हालात पैदा ना हो, ठीक है। लेकिन 2024 के जो फायजा साहब हैं वो थोड़े डिफरेंट है, गो के केस अब भी वही ले रहे हैं, वही सुन रहे हैं, तो आप ये कह नहीं सकते, लेकिन मामला कुछ थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये कुछ कोट करता चलूं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये BBC का एक जो है वो उन्होंने छापा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, देयर इज अ गिफ्ट for us and from us to you, the general is her telling of one bad man, ठीक है जी। कि जो जनरल साहब हैं, जो आपको मैंने पीछे पिक्चर दिखाई है उसके अंदर जनरल साहब क्या कहते हैं कि भाई ये जो चेक दे रहे हैं वो चेक दे के ये कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू, कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब सवाल ये है कि एक ऐसी पार्टी जो 20 साल से धरना दे, 20 दिन से धरना देके बैठी है, तो क्या आखिर में उसने इतने हालात खराब किए, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को या जो इस इदारा है उस इदारे को ये सूट करता था कि वो दे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने एक बियर्ड मैन को ये कहा, और साथ में कहते हैं आर नॉट वी विद यू टू
कि हम क्या आपके साथ नहीं है, आपको नजर नहीं आ रहा, यानी हम भी आपके ही साथ है। ये एक उनकी रील भी वायरल हुई थी उस टाइम पे। और उसके बाद वो बताते हैं कि भाई अगर खुदा ने चाहा, गॉड विलिंग, वी विल गेट ऑल ऑफ देम रिलीज, कि भाई आप जितने लोगों को पकड़ा गया है उन सब को इंशाल्लाह हम जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये ऐसी चीजें जो खास करके बीबीसी के अंदर रिपोर्ट हुई थी कि भाई एक जनरल साहब जो हैं, एक स्टेट के इतने बड़े इदारे के हेड जो है, जो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्यों जो है पैसे दे रहे हैं, बांटते फिर रहे हैं। तो इसी के ऊपर आप इसको जब समझेंगे ना, इस कॉन्टेक्स्ट को, तो आपको समझ आएगा कि ये उंगलियां किस साइड पे उठ रही हैं, ठीक है। और ये केस जो है इसके अंदर से क्या निकालने की कोशिश की जा रही है, या जैसे अभी एक कॉन्स्पिरेसी है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, कि शायद फायजा साहब जो है प्रेशराइज कर रहे हैं अपने उसको एक्सटेंशन के लिए, कि भाई किस तरह से इदारों को प्रेशराइज किया जाए ताकि उनके लिए कोई माहौल बेहतर बने। तो कहा जा रहा है, अब देखें, तो ये जो कहा गया, ठीक है, उसके साथ साथ कहा गया दिस इज ऑल वी हैड इन वन बैग। अब साथ में वही कहते हैं कि भाई जो पैसे दे रहे थे वो कहते हैं भाई इस बस्ते के अंदर मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब दूसरे में से आपको जो है वो मजीद निकाल के दूंगा। तो पैसे बांट रहे हैं, हजार रुपया दे रहे हैं, और वो बेसिकली इसलिए दे रहे हैं कि भाई वो जो प्रोटेस्टर्स वहां पे आए हुए हैं उनको किराया दिया जाए और वापस जा सकें। लेकिन साथ में ये जो टोन है उनकी, ये चीजें बता रही है कि भाई चीजें कैसे चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, 76 सालों से चीजें कैसे मूव हो रही हैं, और इसी चीज को कि 76 सालों से चीजें कैसे मूव हो रही हैं, ठीक है, और इदारों के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उसी से रिलेटेड आप ये कह सकते हैं केस है। और इसके अंदर इस तरह की बातें की गई। तो उस टाइम पे क्योंकि फायजा साहब जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, तो उस टाइम पे तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है उनको रगड़ा दिया। जो उनकी 43 पेजेस की रिपोर्ट है वो काफी सख्त किस्म की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये यहां से मामला जो शुरू होते हैं। उस टाइम पे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे और डीजीसी फैज हमीद साहब थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसको जरा समझते हैं कि ये मामला कहां से स्टार्ट हुआ। देखिए बेसिकली 2017 के अंदर जो है ये धरना होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए ये सिट इन जो है हुई किसकी तरफ से हुई, टीएलपी की तरफ से हुई, जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है, ठीक है, उसने की। और नवंबर 8 ये जो ऑर्गेनाइज किया गया धरना 8 नवंबर 2017 को किया गया, यानी 8 नवंबर 2017 को ये रावलपिंडी में फैजाबाद जो है वहां पे पहुंचे, फैजाबाद इंटरचेंज के अंदर, ठीक है, और वहां पे बैठ के ये धरना देंगे 8 नवंबर 2017 को, ठीक है। और उसके के तौर पे जो है इन्होंने फैजाबाद का जो इंटरचेंज है उसको बंद कर दिया। और उसका रीजन क्या था, अगर हम रीजन देखते हैं तो इलेक्शन बिल 2017 जो है ये रीजन था कि 2017 का जो इलेक्शन बिल है उसके अंदर एक तरमीम की गई थी, ये क्लरिकल मिस्टेक जिसे बाद में एक्सेप्ट किया गया कि भाई एक क्लर्क की गलती थी, ठीक है, तो उस वजह से ये हुआ। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने धरना दिया। अब ये क्या था इसको जरा समझते हैं। अब 21 नवंबर 2017 को ये मामला भी, यानी 8 नवंबर को ये आके बैठे और 21 नवंबर 2017 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सो मोटो लिया और सो मोटो केस नंबर 7 2017 जो है इसको बताया गया, ठीक है, और इस केस अंडर जो है ये सारा चला। तो अब यहां पे यानी कि 8 को बैठे और 21 को सो मोटो हो गया और ये प्रोसेस फिर इस तरह से चलता रहा और फिर आगे जाके 2019 के अंदर इसका फैसला हुआ। अब अगर हम थोड़ा सा मजीद देखने की कोशिश करते हैं तो केस की जो हियरिंग्स हैं, डेट की हियरिंग्स जो हैं वो यहाँ पे 21 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं और इसका जो फैसला हुआ 21 नवंबर 2017 से ये स्टार्ट हुई और 22 नवंबर 2018 तक ये चली। बीच में काफी सारी हियरिंग्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें जजमेंट की जो डेट थी वो 6 फरवरी 2019 की थी, यानी 2017 को केस चला और 2019 में जो है इसके ऊपर वर्डिक्ट जो है वो सुनाई गई 43 पेजेस की। अब अगर हम रीजन ऑफ धरने की बात करते हैं कि भाई रीजन क्या है धरने का, तो बेसिकली रीजन क्या है जी कि वहां पे पहले ओथ था इलेक्शन बिल के अंदर कि जो बंदा भी इलेक्शन में खड़ा होता, क्योंकि 2018 के आगे इलेक्शन आ रहे थे तो उससे पहले कुछ चेंजेस की गई थी और ये कहा जा रहा था कि शायद कादियानियों को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है इस वजह से कि वहां पे सोलमली स्वीर लिखा हुआ होता है, यानी जब ओथ लेते हैं तो ये माना जाता है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और ये सारा हल्फिया कहा जाता है। तो उसको चेंज करके ये कर दिया गया आई बिलीव का, कि मैं यकीन रखता हूं, ठीक है। इसका मतलब एक साइड पे हलफ है, कसम लेके कुरान के ऊपर, आपको पता है हल्फ तो कुरान के ऊपर ही होगा, और दूसरी साइड पे उसको सिंपली जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया बिलीव के साथ। तो इसके ऊपर जो है वो टीएलपी ने ये बात कही कि भाई ये जो है इसका मतलब ये है कि अब नामूसे रिसालत जो है उसके ऊपर उन्होंने बाहर निकले कि भाई ये तो बहुत गलत है, अब कादियानियों को प्रमोट किया जाएगा, ये होगा वो होगा। और इसके ऊपर जो है इलेक्शन एक्ट 2017 यानी जो उन्होंने अमेंड किया था उसके ऊपर ये सारे का सारा सिलसिला जो है बना। अब अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं तो केस का जो रिव्यू डेट है वो 2 अक्टूबर 2023 की है, ठीक है। अब जो पहला फैसला आया वो 6 फरवरी 2019 को आया, ठीक हो गया। अब दूसरा जो रिव्यू पिटीशन थी, जाहिर बात है जो फैसला आया उसके अंदर इदारों को बहुत ज्यादा जो है वो टाइट करके रखा गया। वाकई में जो फर्स्ट फैसला था 2019 का वो बहुत टाइट किस्म का था, जिसके अंदर पेमरा हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, इंटीरियर हो गई, ठीक है, आईबी, आईएसआई, एफआईए, इन सब इदारों को जो है वो रगड़ा गया था और काफी सख्त किस्म का था और कहा गया था कि आप इसके ऊपर एक्शन लें और फिर हमें बताएं। तो जाहिर बात है उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो रिव्यू पिटीशन चली गई। तो वो रिव्यू पिटीशन पर जो है दोबारा से जब केस स्टार्ट हुआ तो वो 2 अक्टूबर
2023 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ जिसमें उन्होंने डेट्स दी थी कि भाई आप जो है वो 27 अक्टूबर 2023 तक जितने भी लोग इसमें शामिल हैं या जिन जिनको इससे नुकसान पहुंचा वो शामिल हो सकते हैं। यानी जो पहली वर्डिक्ट के अंदर जो आपके कहीं नाम आए हैं या कोई सिलसिला हुआ है तो आप दोबारा से आए, ठीक है। और उसके ऊपर फिर ये फैसला किया गया, 2 महीने तक ये चली और फिर ये फैसला हुआ रिव्यू पिटिशंस के ऊपर कि आप ऐसा करें कि आप एक कमीशन बनाएं, समझ रहे बात को, एक कमीशन बनाए और वो कमीशन जो है इस चीज को देखे कि भाई ये जो मामलात हैं जो सिट इन के थे, ये धरना था, इसके पीछे कौन था, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या इदारे थे, इदारे नहीं थे तो क्या हुआ, इदारों ने अपना रोल प्ले क्यों नहीं किया, तो ये कहा गया, ठीक है। तो इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगी। अब रिपोर्ट भी आपने देखा कि वो फिर 3 लोगों की रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट सबमिट करवाएगी, इनिशियल रिपोर्ट, जिसके ऊपर अब आपने देखा कि 2 दिन पहले फायजा साहब ने कहा कि भाई नहीं ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, बेसिकली पॉइंट ये है। अब एजेंसीज के रोल की अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा, तो जब ये फैसला सुनाया गया 2019 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 2019 में जब ये फैसला सुनाया गया तो उस टाइम पे उसके अंदर ये जो है ये शामिल किया गया, वहीं से मैंने लिया है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑफिसर्स मेंबर्स ऑफ द सीक्रेट एजेंसीज ISI, IB, MI etc. in unlawful activities individually or collectively call for strict action being violated of oath of their officers and if involved they are liable to be dealt with under the constitution and the law। कि इसके अंदर डायरेक्टली तो किसी को भी इल्जाम नहीं दिया गया, जाहिर बात है वो तय करना था आगे इदारों ने कि भाई जो कमीशन बने या जो मामलात भी हों, तो उसमें यह कहा गया कि भाई अगर कोई भी इदारा चाहे वो ISI है, MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है या IB है या FIA है, ठीक है, अगर एजेंसीज जो है वो अपना रोल पॉजिटिवली प्ले नहीं कर रही, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर शामिल हैं। अनलॉफुल का मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर शामिल है, जाहिर बात है पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनका काम नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, या ऐसे मामलात के अंदर स्टेट के इन्वॉल्व है जहां पे उनका काम नहीं है, तो उनको इसके ऊपर जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाए, ठीक है। और साथ में उन्होंने फायजा साहब ने अपने फैसले के अंदर जो है वो रेफरेंस दिया था कुछ एजेंसीज का कि भाई जैसे USA की एजेंसी है तो उसका क्या रोल है, UK की एजेंसी है तो उसका क्या रोल है, इस तरह से कुछ ममालिक की एजेंसीज को उन्होंने आइडेंटिफाई करके उनके रोल्स डिफाइन किए थे कि अगर उनके ये रोल हैं तो हमारी एजेंसीज के ये रोल क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काफी सख्त किस्म की जो है तनकीद की और खास करके इसके ऊपर फिर मजीद ये भी रिपोर्ट से ही लिया गया, ठीक है जी, कि ISI को जो है वो कहा गया था कि भाई आप जो है रिपोर्ट सबमिट करवाएं। ISI को क्या कहा गया कि आप रिपोर्ट सबमिट करवाएं, ये 2017 की जो सिट इन है कि ये TLP यहां कैसे आई, किसने आने दी, इनकी फंडिंग क्या है, तो उन्होंने अपना जो फैसला सुनाया उसके अंदर फिर अब क्योंकि ISI ने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं दी तो उसमें द रिपोर्ट सबमिटेड बाय ISI डिड नॉट डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, प्लेस ऑफ वर्क, एड्रेस, फंडिंग ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है जी। TLP की लीडरशिप जो है यानी कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, पैसे कहां से आते हैं, कैसे मैनेज हो रहा है, इस चीज का यानी फंडिंग बेसिकली ये ISI ने नहीं बताई। तो जब ISI से ये पूछा गया इस सेटिंग के अंदर कि भाई आप बताएं कि आपने ये क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा डोमेन नहीं है, समझ रहे हैं। फिर जो AGP साहब हैं जो इन्होंने क्या किया जी, AGP साहब जो हमारे हैं उन्होंने बेसिकली एक फिर इन्वेलप दिया था सुप्रीम जस्टिस साहब को, फायजा साहब को कि भाई ये आप इन्वेलप तो लें, खुद तो पढ़ सकते हैं लेकिन आप पब्लिकली इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि एजेंसीज के खिलाफ है कि आप उनके प्रोटोकॉल्स पढ़ें कि भाई वो उनके क्या फेवर में है क्या नहीं है। तो काफी चीजें खुल के सामने आई इसके दौरान, समझ रहे हैं ना, लेकिन कुछ चीजों को जो है वो दबा दिया गया। तो ये बेसिकली ये भी उसी से दिया गया। तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि किसको जो है उस रिपोर्ट के अंदर टारगेट किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। द ट्रिगर ऑफ द प्रोटेस्ट, कि अब अगर प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जिनको नहीं पता कि प्रोटेस्ट क्यों हुई थी, ठीक है। धरना जो है ये बेसिकली जो धरना है वो क्यों हुआ तो उसको समझते हैं। तो ये इलेक्शन बिल 2017 जिसमें मैंने आपको कहा कि एक चेंज की गई थी और उसको ब्लास्फेमी का नाम दिया गया TLP की तरफ से कि भाई ये इन्होंने किया है, तो बेसिकली वो आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्शन बिल 2017 के ऊपर ये प्रोटेस्ट हुई। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, इसमें क्यों हुई, क्योंकि जो ओथ टेकिंग का सिस्टम था वो चेंज हो गया, जाहिर बात है उन्होंने जो ओथ टेकिंग था उसको आई बिलीव से चेंज कर दिया। तो इससे ये मैसेज गया कि भाई इसका मतलब PMLN की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया PMLN पे कि ये जानबूझ के उन्होंने किया है कादियानियों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो रिलीजियस पार्टीज थी, ठीक है जी, इन्होंने ये महसूस किया कि ये पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है जो माना जाता है रिलीजियसली कि भाई पाकिस्तान आइडियोलॉजी पे बना, ठीक है, दो कौमी नजरिए पे बना ना। तो नजरिया क्या है पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब उन्होंने ये मैसेज लिया, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी खतरे में है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फिर ये सारे का सारा सिलसिला स्टार्ट किया।
अब अगर इसको हम मजीद थोड़ा समझते हैं, डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स क्या थी उस टाइम पे 2017 के अंदर, तो उनकी जो डिमांड थी सबसे पहले ये थी कि भाई जो लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद साहब हैं, जो उस टाइम पे नून लीग के नाम मिनिस्टर थे पीएमएलएन के, ठीक है जी, पीएमएलएन के लॉ मिनिस्टर ने कहा कि क्योंकि उन्होंने मिस्टेक की है, इसका मतलब उन्होंने मिस्टेक की है तब भी, या उन्होंने जानबूझ के किया तब भी, अब उनको रिजाइन करना है, समझ रहे हैं। तो रिजिग्नेशन जो है, उनका इस्तीफा जो है लॉ मिनिस्टर का, ये कहा गया और ये डिमांड थी इनकी बेसिकली। और उसके बाद फिर आपने देखा कि भाई लॉ मिनिस्टर साहब ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे जाहिद हामिद साहब, इनको रिजाइन फिर देना भी पड़ा, इनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया क्योंकि देखा कि भाई मिस्टेक तो हुई है। उसके बाद क्या हुआ, नेगोशिएशंस एंड गवर्नमेंट रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो ये जब यहाँ पे आके बैठ गए धरना देके, तो फिर एक नेगोशिएशंस स्टार्ट की गई इस धरने के साथ कि भाई इनसे बातचीत करते हैं और किसी तरह मामले को रफा दफा करके इनको वापस भेजते हैं। जाहिर बात है लोगों की जिंदगी मुश्किल में थी, फंडामेंटल राइट्स जो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे, तो सेवरल राउंड्स जो है वो टॉक्स के किए गए, बहुत सारी जो है वो कोशिश की गई, बहुत दफा जो है आप ये कह सकते हैं इनसे बातचीत की गई, सेवरल राउंड्स हुए, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम हो गए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो एक्नॉलेज तो कर रही थी कि हाँ भाई आपका जो इशू है वो जेन्युइन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हम क्या करें, ठीक है, सवाल ये है कि अब हम क्या करें, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, तो ये फिर जो जितने भी नेगोशिएशंस थी सारी की सारी फेल हो गई। द इशू बिहाइंड द प्रोटेस्ट के, अब अगर हम इशू को समझते हैं तो ये कहा गया कि भाई ये क्लरिकल एरर है। गवर्नमेंट ने ये कहा, जो रियासत हुकूमत थी उसने ये कहा कि देखिए भाई ये जो मिस्टेक हुई है छोटी सी, आई बिलीव जो वहां पे लिखा गया है, ठीक है, सोलिसवेयर की जगह, तो ये एक क्लरिकल मिस्टेक है, तो इसकी वजह से जो है आप इसको खत्म कर दें, हम उसे दोबारा ओरिजिनल वापस ले आएंगे, तो आप इस बात को खत्म करें। लेकिन प्रोटेस्टर्स जो थे वो इस बात के ऊपर अनसेटिस्फाइड थे, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम वैसे वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। जाहिर बात है इसका मतलब उन्हें पीछे से कोई हुक कर रहा था इस बात के ऊपर कि आप बैठे यहां पे, समझ रहे हैं ना, वरना तो वापस चले जाते। तो यहां पे हमने देखा एक जो पॉइंट समझाने का है वो यही है जो रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया कि रियासत, ठीक है, यानी जो स्टेट है और जो सिविल गवर्नमेंट है, ये दो अलग जो है वो हमें नजर आए अलग अलग जगहों पे खड़े हुए, क्योंकि जो रियासत है शायद वो पुश कर रही थी इस चीज को, ये कहा गया रिपोर्ट के अंदर, अभी कंप्लीटली किसी को ब्लेम नहीं किया गया याद रखिएगा, लेकिन ये कहा गया रियासत के जो एलिमेंट्स हैं, जो एजेंसियां वगैरह, वो पुश कर रही थी कि आप यहां बैठे रहें, लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट है वो इस चीज को जो है वो खत्म करना चाह रही थी और वायलेंस नहीं दिखाना चाह रही थी कि भाई किस तरह से खत्म हो जाए। तो यहां पे हमें एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आया कि भाई इदारे अपने ही रियासत के जो है वो खिलाफ खड़े हैं, तो रिलीजियस पार्टीज इस बात के ऊपर नहीं मानी। फिर क्या हुआ जी, इंटरनेट ब्लॉकिंग और मीडिया ब्लैकआउट शुरू हो गया। जब बातचीत से मामलात हल नहीं हुए 2017 में इस सिटिंग के, तो फिर 25 नवंबर 2017 को मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक जो है ये खबरें ना पहुंचे और इसके बाद इनके खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। जाहिर बात है जब ऑपरेशन टीवी मीडिया दिखाएगा तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, मार कुटाई कैसे होगी, समझना, तो इसलिए जो है वो एक नेशन वाइड ब्लैकआउट किया गया। अब पेमरा और टीवी को भी जो है वो उनको भी बंद कर दिया गया। पेमरा को कहा गया कि भाई कोई भी चैनल जो इसकी रिपोर्टिंग करता है धरने की, आप उसे बंद कर दें, आप उसे ना चलने दें, ये कहा गया पेमरा को, ठीक है, और पेमरा ने भी जो है वो बैन कर दिया। लेकिन अब यहां पे पेमरा भी इसके अंदर अकाउंटेबल है, समझ रहे हैं ना, कि अब ये पेमरा ने जो किया इसको जरा समझिएगा। रिसेंट जो हियरिंग हुई है उसके अंदर अबसार आलम साहब आए हैं, ठीक है, और अबसार आलम साहब से जब पूछा गया कि भाई आप बताएं कि आपने टीवी चैनल्स को जब आपको कहा गया कि बंद करें, वायलेंस ना दिखाएं आवाम को, तो आपने क्यों दिखाया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो डीजीसी थे, जो फैज हमीद थे, उन्होंने फैज हमीद पे सारा डाल दिया, आईएसआई के जो उस टाइम पे डीजीसी थे, ठीक है जी, तो उनका जो डीजीसी आईएसआई फैज हमीद थे वो और उनके कुछ कोलीग्स जो हैं फौज के ऑफिशियल जो हैं उन्होंने नाम लिए कि भाई उन्होंने मुझे कॉल्स की या मेरे सबऑर्डिनेट्स को कॉल की और धमकाया कि भाई अगर आपने बंद ना किया, यानी आपने अगर ये ना दिखाया तो आपकी खैर नहीं। इसका मतलब ये है कि स्टेट के इदारे ये चाह रहे थे कि आप ये दिखाएं वायलेंस सारा, ताकि हुकूमत के जो ग्राउंड्स हैं वो वीक हों, क्योंकि उनका ये इरादा था कि अब 2018 के अंदर एक नई पार्टी को इलेक्शन जितवाना है, पीटीआई हो सकती, जो जीती तो वही थी खैर। तो ये कहा गया कि एक जाहिर बात है जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको विलन बनाना था और एक नई को जो है वो हीरो बनाना था। तो इसलिए जो रियासत है या जो रियासत के इदारे हैं वो ये चाह रहे थे कि वायलेंस दिखाया जाए, लेकिन जो स्टेट है, जो सिविल गवर्नमेंट है, वो ये चाह रही थी कि वायलेंस ना दिखाया जाए। सो ऐसे में ये सारे मामलात बने। तो यही पेमरा को कहा गया कि भाई आपने क्यों दिखाया। तो अबसार आलम साहब जो उस टाइम पे पेमरा के हेड थे, उन्होंने कहा भाई मुझे कॉल्स आई, मैंने जब चैनल 92 को बंद किया, ठीक है जी, तो उसके ऊपर भी मुझे प्रेशराइज किया गया कि भाई तुम क्यों दिखा रहे हो, और ये और वो इस तरह की बातचीत हुई। तो इसका मतलब उन्होंने भी इल्जाम रियासत के ऊपर डाल दिया, इदारों के ऊपर डाल दिया और गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला।
उसके बाद क्या हुआ जी, फिर आपको पता है कि उसके बाद फिर जो है वो एक ऑपरेशन किया गया, क्लैश विद पुलिस एंड नेशन वाइड रिएक्शंस, क्योंकि जब मीडिया ब्लैकआउट हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी, टीयर गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया 25 नवंबर 2017 को ही, यानी कि जिस दिन इंटरनेट का ये सारी का सारा ब्लॉकेज हुई उसी दिन ही ऑपरेशन हुआ कि किसी तरह से ये भाग जाए। लेकिन उस ऑपरेशन के तौर पे हालात हो गए खराब, और यहां तक कि टीएलपी ने पूरे मुल्क के अंदर जो है धरने दे दिए, सारी मेन शाहराहें जो है वो ब्लॉक कर दी। उसके नतीजे के तौर पे हालात खराब हो गए, सिविल गवर्नमेंट से बाहर हो गए, और क्योंकि पीछे उनकी सपोर्ट में शायद के जैसे ये इल्जाम दिया जा रहा है कि इदारे खड़े थे, तो जाहिर बात है वो और तगड़े हो गए वायलेंस पे ज्यादा, और हर बड़े शहर के अंदर उनका धरना हो गया। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट को क्या है जी, आर्मी को सामने लाना पड़ा और सारा का सारा सिस्टम आर्मी कंट्रोल में देना पड़ा कि आर्मी जो है अब सिचुएशन को कंट्रोल करे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जी, आर्मी ने जो पूरे का पूरा वो सिस्टम जो पूरे मुल्क का था उन्हें यकीन दहानियां करा के वो धरने वगैरह खत्म करवाए। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई वो क्यों आई, सिविल गवर्नमेंट क्यों नहीं आई, उसे आना चाहिए था या उसे देखना चाहिए था आर्मी को सामने क्यों लाया गया। पब्लिक एंड पॉलिटिकल रिएक्शंस की अगर हम उस टाइम की बात करते हैं 2017 की, तो जाहिर बात है जब जनरल पब्लिक ने ये देखा कि भाई इनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, कि ये जो रिएक्शन है काफी स्ट्रांग है, तो उसके ऊपर क्रैकडाउन के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट को कि भाई आपने क्यों क्रैकडाउन किया, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक भी, उसके सेंटीमेंट्स भी जो है वो खिलाफ हो गए हुकूमत के। सो इसका मतलब हुकूमत को, सिविल गवर्नमेंट को इसका नुकसान हुआ। अगर इदारों ने ये करवाया तो इसका मतलब वो इसमें कामयाब रहे कि भाई सिविल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ ताकि री इलेक्शन उनकी ना हो सके, समझ रहे हैं ना। तो ये बिहाइंड द सीन गेम्स कुछ और थी जिस वजह से ये सारा सीन चल रहा था। और इसके नतीजे के तौर पे जो पीएमएलएन के हाउसेस वगैरह थे उनको जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया टीएलपी वालों ने, और इससे मुल्क में हालात जो है वो मजीद खराब हो गए, हमने ये देखा। सुप्रीम कोर्ट केस, अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला गया और वहां पे हो गया, सो मोटो हो गया, ठीक है जी, और सिट इन के ऊपर मामला शुरू हो गया, तो नवंबर 2018 और फरवरी 2019 के अंदर जो है 2 वर्डिक्ट्स दी गई, और फरवरी 2019 में आपने देखा कि फैसला सुनाया गया जिसमें रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है खास करके इसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया, लेकिन यह कहा गया कि इसको आपने देखना है कि क्या रोल है एजेंसीज का, क्या नहीं है, और क्या था क्या नहीं है। जो भी कमीशन बनाया गया 3 मेंबर्स का, उसका भी यही काम है कि वो देखे कि भाई एजेंसीज का क्या रोल रहा उस टाइम पे, ठीक है, और आर्म फोर्सेस का कि भाई क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुए, अगर हुए तो क्यों हुए, और अगर हुए तो क्या ये उनके ओथ की खिलाफ वर्जी है जो उन्होंने हल्फ लिया हुआ है कि भाई वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो क्या ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तो उस टाइम पे 2 मेंबर बेंच जो था, ठीक है जी, जस्टिस मुशाहिर आलिम साहब उस टाइम पे और साथ में जस्टिस काजी फाइज रज़ा साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस तो अभी बने हैं, तो इन दोनों ने जो है ये सारे का सारा केस लिया, और नवंबर 22 2018 को जो है ये फर्स्ट वर्डिक्ट हुई, उसके बाद फरवरी में जो है वो 2019 में सेकंड वर्डिक्ट हुई। इसमें सुना गया अटॉर्नी जनरल को, ठीक है, एजीपी को, और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को सुना गया, और चेयरमैन पेमरा को सुना गया कि इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया था कि आप इनकी फंडिंग जो है देखें और इसको कलअदम करार दें कि ये पॉलिटिकल पार्टी का तो ये काम नहीं होता कि इस तरह से आगे बैठ जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज जो है वो निभाने में नाकाम रहा। उन्होंने भी जो है वो ऑल क्लीन की चिट दी कि भाई कोई नहीं है, सब ओके है टीएलपी का। जबकि अभी ये केस जो लगा हुआ है, रिसेंट जो हियरिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर फिर फाइजा साहब ने कहा कि भाई आप कैसे ऑल क्लीन का दे सकते हैं जब आप बता ही नहीं रहे कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है, टीएलपी की फंडिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो इलेक्शन कमीशन को भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है, इसका मतलब इस टाइम पे ये चाह तो रहे हो, रिव्यू पिटीशन आपने दी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप जो मेरे क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं कर रहे, यानी आप रिस्पांसिबल हैं। आपने देखा कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपके सामने बड़ी हुई, इस तरह से उसकी फंडिंग हुई, सब कुछ हुआ, वो आके बैठ गई और आप फंडामेंटल राइट्स जो मजरू हो गए, तो आप सोए रहे। तो इसका मतलब जो मेजर जो कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, एजेंसीज को और साथ में चेयरमैन पेमरा को, तो 43 पेजेस का जो फैसला है वो 2019 के अंदर जो है वो दिया गया उस टाइम पे। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करते हैं तो वर्डिक्ट जो है उसमें जैसे मैंने कहा कि आर्म फोर्सेस के रोल को काफी ज्यादा जो है वो कहा गया कि भाई उनका रोल क्या है, और साथ में ये भी कहा गया कि भाई कोई भी फतवा, क्योंकि फतवा दे दिया गया था इसके ऊपर कि भाई जो नामूस रिसालत है उसको जो प्रोटेक्ट करेगा वो जन्नती है, सीधी सी बात है। तो कहा कि कोई भी इल्लॉफुल फतवा जो अगर देता है, कोई ऐसे फतवे हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट हैं, तो आप उस बंदे के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करें। ये इस फैसले के अंदर ये भी कहा गया। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कहा गया कि भाई आप इंटरफेयर ना करें मीडिया ऑपरेशंस के अंदर या किसी भी चीजों के अंदर। तो ये उसके हवाले से बात की गई। रिफ्लेक्शन ऑन फैजाबाद सिट इन, अगर इसकी रिफ्लेक्शन अगर हम देखते हैं तो फैजाबाद सिट इन जो है एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है बेसिकली, और ये रिलीजियस और पॉलिटिकल और लीगल डायमेंशंस इसके हम देख रहे हैं। इसी वजह से ये अभी तक ये सारे का सारा सिलसिला चला आ रहा है कि ये एक मजहबी मामला था जिसको पॉलिटिकल बनाया गया, और साथ में अब ये लीगल ग्राउंड्स के ऊपर भी यहां पे चल रहा है। और सेंसिटिविटी जो है इसकी काफी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहां पे भी पॉलिटिक्स में आपको पता है अगर मजहब शामिल हो जाए, वो कि इस्लामिक
सिस्टम तो यही है, लेकिन क्योंकि हम बाकी इस्लामिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए अब जब हम ये कह रहे हैं कि जो सियासत है अगर उसको मजहब के साथ यहां पे मर्ज किया जाए अपने मफादात के लिए, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। ये कहा गया अपने फैसले के अंदर, काजी फैसल साहब ने ये कहा, ठीक है, कि भाई ये फेलियर है स्टेट का। अब रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं, इसी के अंदर इसको भी डिस्कस किया गया कि भाई सिट इन जो है वो लार्जली ड्रिवन बाय रिलीजियस मोटिवेशंस, कि ये जो धरना था ये फैसले में कहा गया कि ये रिलीजियस मोटिवेशंस इसके पीछे शामिल थे, ठीक है जी। अब उस रिलीजियस मोटिवेशन को कैसे कन्वर्ट किया गया और किस तरह से वो एक पावरफुल जो है वो एक पूरी की पूरी फोर्स बनी और किस तरह से वो पॉलिटिकल कैसे हो गई, यानी कि सियासी मकासद कैसे उनके बने जो कि एक मजहबी जमात थी। और साथ में फिर ये देखा गया कि भाई मीडिया का जो रोल है वो क्या है, उसमें फिर ये भी रिपोर्ट में तय किया गया जो उस टाइम की रिपोर्ट थी कि भाई मीडिया ब्लैकआउट आपने अगर किया तो क्यों किया, सवाल ये है। उन्हें कहा गया कि भाई वो एक स्ट्रेटजी के तौर पे किया गया, और सवाल ये है कि मीडिया क्या जो है वो परसेप्शन क्रिएट करता है। तो जाहिर बात है फिर वो बताया गया रिपोर्ट के अंदर, खुद ही उन्होंने लिखा कि भाई जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मीडिया पॉजिटिव दिखाएगा तो पॉजिटिव नजर आएगा, नेगेटिव दिखाएगा तो नेगेटिव नजर आएगा। फैजाबाद धरना केस एंड जुडिशरी की अगर हम बात करें, क्योंकि अब पॉलिटिकल तो है ही है, ठीक है, इस्लामी था पॉलिटिकल है, तो अब ये जो जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी यहां पे कहां पे आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो एक्शन लिया तो ये कहा गया कि भाई ये बहुत शानदार है और बहुत वाह इसके ऊपर हुई, खास करके क्योंकि जाहिर बात है सबको पता था कि फायसा साहब उस टाइम पे 2019 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2019 में फायसा साहब जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। सो इसका मतलब इदारों का रोल तो सामने नजर आ रहा था धरने के अंदर, जैसे वो पैसे बांट रहे हैं जो भी सिलसिला हुआ, तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका फायसा साहब जो है वो सामने आए उस टाइम पे कि भाई अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये क्या रोल प्ले कर रही है। उन्होंने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, एग्जीक्यूटिव को किया और जुडिशरी को किया कि भाई आप सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे तो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा फिर बात हुई। फिर केस की कमीशन और इंक्वायरी की अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मर ISI चीफ हैं, ठीक है जी, और वो और साथ में शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो अभी उस टाइम के जो पंजाब के वज़ीर आला थे, अगर आपको याद हो 2017 के अंदर ये पंजाब के वज़ीर आला थे, तो इनको जो है काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो इनसे पूछा भी गया और साथ में जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब थे, इनसे भी जो अभी जो रिसेंट जो कमेटी बनाई गई है नवंबर 2023 के अंदर, ठीक है जी, नवंबर 2023 के अंदर जो कोर्ट ने बनाई थी उसके ऊपर इनके ऊपर पूछा गया कि भाई आप बताओ कि भाई ये क्या मामला चले हैं और किस तरह से चले हैं। और इस अगर हम बात करते हैं कमीशन की, तो इसके अंदर जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है सैयद अख्तर शाह जो है, ताहिर आलम खान ये शामिल है और एडिशनल सेक्रेटरी जो है खुशहाल खान जो है ये शामिल हैं। तो ये कमीशन है बेसिकली। अब इनको TORs दिए गए हैं जिसके ऊपर आपने देखा कि बहस हो रही है कि भाई ये किन टर्म्स और रेफरेंस के ऊपर पूछ सकते हैं और किन के ऊपर नहीं पूछ सकते। फिलहाल टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है सामने नहीं आ रहे। और पेमरा के रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है अब जो सबमिट हुआ है, क्योंकि पहले का केस 2019 का फैसला, उसके ऊपर रिव्यू पिटिशंस, तो ये अब मिल के जो है सामने जा रहा है। तो अब सार आलम साहब जो है उन्होंने सारे का सारा जो मलबा है वो स्पाई मास्टर के ऊपर डाल दिया, DGC फैज हमीद के ऊपर। और वो खुद तो नहीं आए फैज हमीद साहब, लेकिन उन्होंने जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि भाई मैं खुद तो नहीं आ सकता, मुझे खतरा है, लेकिन जो है उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने ये कहा अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट अगेंस्ट मिलिट्री जर्नल्स के, ये कहा जा रहा है कि भाई फैज हमीद साहब और खास करके फायसा साहब को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो टारगेट किया मिलिट्री जर्नल्स को और खास करके उनको जो अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस हवाले से काफी ज्यादा जो है वो इनको कहा जा रहा है कि वेल डन भाई, यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही दिखाया जा रहा है और काफी ज्यादा जो है इनकरेज किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो है टाइम है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो किसी तरह से, खास करके ISI MI जो है, इनके पॉलिटिकल अफेयर्स को देखा जाए। जजमेंट के अंदर तो ऑलरेडी ये बात की गई है ना कि भाई आप जो है इन मामलात को देखें कि क्यों जो है इनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और इनका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है, क्या बताता है कि भाई जो एजेंसीज हैं, ठीक है, जो एजेंसियां हैं ये कहां तक जा सकती हैं और कैसे जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा डिस्कशन इस टाइम पे हो रही है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट का कासिफ फैसल साहब ने कहा कि भाई ये जो अब जो जजमेंट आई है, अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेते तो जाहिर बात है फिर ये जो 2018 के इलेक्शंस हुए उसके बाद एक दूसरी पार्टी आई यानी PTI को कह रहे हैं, और फिर उसके के तौर पे मुल्क में एक और टर्मोइल आया, तो ये सारा कुछ ना होता अगर आप इन चीजों को सीरियसली लेते। और अब भी वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी काफी ज्यादा हुआ। और मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो ट्रायल है ये बेसिकली एक टफ ट्रायल है जो मुशर्रफ के ट्रायल के बाद हमें देखने को मिल रहा है। कि आपने देखा जनरल मुशर्रफ साहब को भी जो है वो जज साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट के सजा दी थी कि भाई अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो उनकी मौत के बाद में पाकिस्तान लाके D चौक पे लटकाया जाए। तो काफी टफ फैसला था जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन अप्रिशिएट भी किया गया उस टाइम पे कि भाई इन्होंने मार्शल लॉ लगाया और गद्दारी का मुकदमा इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत चला था। तो अब तो खैर रुखसत हो चुके। तो यही कहा जा रहा है कि मुशर्रफ के केस के बाद अब जो केस है वो बहुत जबरदस्त किस्म का ये केस है जिसके अंदर एक मौका है कि किस तरह से जो है वो जस्टिस सिस्टम को बेहतर किया जाए और किस तरह से जो है वो अकाउंटेबिलिटी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं हम ये कर सकते हैं कि फैजाबाद धरना केस जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है
अगर हकीकत में देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस टाइम पे हमें पता है कि भाई इदारे जो है वो सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं। हमें शायद कि जैसे कॉन्स्पिरेसी है कि फैसल साहब भी इसके पीछे जो है कुछ और देख रहे हैं। अब मैं तो नहीं कह रहा, जाहिर बात है कहा जा रहा है। तो रीअफर्म कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी कि अगर हम इस केस को सही तरीके से लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम डेमोक्रेसी की तरफ मजीद आगे बढ़ेंगे, बजाय इसके कि हम जो है वो स्टेट को एजेंसियों के हवाले कर दें और वो जो है वो बिहाइंड द सीन अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाए, जो अब हमने देखा बहुत कॉमन हो चुका है। तो इस चीज को रोका जा सकता है और पाकिस्तान जो है आगे बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये फैजाबाद धरना केस था सारे का सारा। इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।